जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जैसा कि भाई इतने दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि ऑफिशियल अपडेट कब आएगी, यानी कि जो आपकी डेट है ना, एग्जाम डेट ऑफिशियल कब की जाएगी। भाई ऑफिशियल कर दी गई है और वेबसाइट पे आ गई है यूपीपी पीआरबी के, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी को पता है। और एग्जाम डेट जो निकली है, हिमांशु भाई आज हमारे साथ हिमांशु भाई भी बैठे हैं, ठीक है ना। अभी इनको एक स्ट्रेटजी भी अभी आपको बताने वाले, टेंशन ना लो। तो भाई 17 और 18 फरवरी जो आपको चर्चा में अभी जो थी वो ऑफिशियल कर दी गई है, यानी 17 और 18 फरवरी में आपके 2 दिन एग्जाम होना है, 4 पालियां आपके मिलने की, यानी 4 पालियों में एग्जाम होना है। सीधी सी बात है सर, फिर से नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। हाँ, जो बात की पालियां होंगी उनको तो मिलना ही मिलना है। हाँ, यानी कि जो फर्स्ट पाली है मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन, देखो सिस्टम ही थोड़ा इसका अलग है, जैसे कि जिसका हार्ड है जैसा भी नॉर्मलाइजेशन होता नहीं हाँ, है। वो सेट पे डिपेंड करता है। कि कैसे शिफ्ट आपकी शिफ्ट कैसी आई है ना। और भाई देखो सीधी सी बात है, वैसे पहले की पालियों को ही मिलता है, जैसे यूपीएसआई को भी मिला था। हाँ। यूपीएसआई में दोस्तों क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पाली वालों के लिए भैया बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला, और जो बीच में पालियां थी उनको नॉर्मलाइजेशन कम मिला, जो लास्ट में जाता गया उनको नॉर्मलाइजेशन कम मिला। इसका सीधा रीजन ये था कि भैया लो पैटर्न आपको पता चल गया है, आपको नॉर्मलाइजेशन हम नंबर कम देंगे। लेकिन इसका 2 ही दिन एग्जाम है, तो मुझे लग रहा है इतना तो इसमें नहीं होने वाला कि आपने पैटर्न बहुत ज्यादा देख लिया हो। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ फायदा होता है अगर आपका सेकंड दिन पे एग्जाम है या सेकंड पाली में भी है। आप एनालाइज करते हो अच्छे से और आप अच्छे से उसको क्वालिफाई करते हो, जो चीजें आप नहीं सीखी हो वो चीज सीख भी लेते हो, ठीक है। तो भाई एग्जाम डेट तो आपकी आ रखी है 17-18 फरवरी। अब बहुत कम बचा, बहुत कम समय है भाई, इन लोगों का समय बहुत कम दिया गया है। भर्ती 5 साल बाद आई है, लेकिन एग्जाम बहुत जल्द है। जो पहले से लगा हुआ था उसके लिए सबसे बेटर, बहुत बेटर है। तो आपने कई बार वैसे बताया भी है कि मतलब तैयारी करते रहो, लगे रहो, लेकिन जो लगा रहा है वही बेनिफिट उठाएगा इसका। बहुत से सर जो कमेंट्स आते हैं ना, बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो हमारे कहते हैं कि सर आप जो हमसे 1 साल से आपसे जुड़े हुए हैं, आज हमारे 220 नंबर, 200 नंबर, 180 नंबर ऐसे भर रहे हैं, जो कि स्कोर बहुत अच्छा है। भाई कट ऑफ आपको क्या नजरों में आ रहा है, कैसा, क्या हाई जाने वाली, लो जाने वाली है, नॉर्मल रहने वाली है? वैकेंसीज काफी ज्यादा है, तो इतनी हाई जाने के तो चांसेस नहीं है, मगर ज्यादातर चीजें डिपेंड करती हैं कैसा पेपर का सेट आ रहा है। मतलब कि लेवल, यानी कि एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज और भी है, उसको लेके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं कि मतलब कैसे कट ऑफ जाएगी कि नहीं जाएगी, वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा। पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए केवल टफ आएगा। ये भी बात है भाई, अगर इजी आया तो सबके लिए इजी है, हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड है, अगर इजी टू नॉर्मल है तो सबके लिए कोई चीज है ना। मेन चीज है अब इस समय टाइम कम है, तो अब रिवीजन ही मेन मायने रखेगा। हाँ, कोई नया कैंडिडेट, मुझे लग रहा है सर 1 महीने के अंदर अंदर इतना ज्यादा चीजें कवर कर जाना भाई थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना। तो 50 लाख फॉर्म तो पड़ा है, मुझे लग रहा है सिर्फ भीड़ है, पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। नहीं, सीरियस कैंडिडेट 50 लाख तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत में। 50 लाख फॉर्म पड़ा तो सीरियस कैंडिडेट कितना होगा, 3 से 5 लाख, इससे ज्यादा सीरियस कैंडिडेट नहीं मिलेगा। 3 से 5 लाख, सही बात है। कंपटीशन तो आपकी 3 से 5 लाख में ही है, भीड़ तो बहुत ज्यादा होती है। कोई से भी एग्जाम आप देख लो, चाहे रेलवे हो चाहे कहीं भी हो, फॉर्म तो पड़ता है जी उसमें। रेलवे में 2-2 करोड़ फॉर्म पड़ा है, वैकेंसी कितनी थी, 50,000, 60,000 इतनी। तो भाई वही चीज है ना, भीड़ तो बहुत रहती है। लेकिन बात ये होती है ना कि कट ऑफ मतलब कि उसमें पढ़ने वालों की संख्या कितनी है। अरे ऐसे भी लोगों ने फॉर्म डाल दिया जो मतलब कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उन्होंने सुना कि वैकेंसी आई तो उन्होंने भी डाल दिया, तो वो सब तैयारी थोड़ा ना कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म बस डाल दिया है। अच्छा, सबसे बड़ा इफेक्ट इसका ये बड़ा, जो 50 लाख फॉर्म हुआ है, मेरी नजरों में 30 के आसपास रहने वाला था, लेकिन 3 साल की छूट देना सभी के लिए, 3 साल की बस इसी से भीड़ बढ़ गई है। बहुत भीड़ बढ़ी है भाई। लेकिन डरना नहीं है, 50 लाख सिर्फ एक संख्या है, ठीक है ना। अगर आप पढ़ने वालों की संख्या देखोगे तो 3 से 5 लाख ही निकलेगी। 50 लाख में से 5 लाख ही जो है जो आपको कंपटीशन, यानी कि आपको फाइट देने वाले हैं। वही है, रियलिटी यही है, ठीक है। और आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके नंबर कम बढ़ रहे हैं तो आप क्यों घबरा रहे हो भाई। इतना आपका 170, 150, 160 बन तो रहा है अभी। किसी से पूछो जिसने फॉर्म डाला, वो तो तैयारी ही नहीं कर रहा है, ये सोच के 1 महीने में हम क्या ही कर लेंगे। सही बात है, बहुत कैंडिडेट ऐसे मुझे मिलते हैं तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्म डाले हैं। अब इस टाइम यही है कि आप अपना स्कोर जितना ज्यादा बढ़ा पाए, वो इसी पे डिपेंड करेगा कितने आप टेस्ट सॉल्व करते हैं और कितना अपने आप को एनालाइज करते हैं कि आपने मतलब क्या, कहाँ पर आपकी कमी रह गई है, कौन से टॉपिक छूट गए हैं, उनको पढ़ना, उनको अच्छे से रिवाइज करना, यही मायने रखेगा कि आपके स्कोर कितना ऊपर की तरफ जाता है। सही बात है। सर ने जो कहा ना भाई, टेस्ट आप जब लगाते हो ना तो आप टेस्ट लगा के छोड़ मत दिया करो जी। आपने देख लिया मेरा स्कोर भाई 180 आ गया, आपने टेस्ट छोड़ दिया, आपने एनालाइज नहीं किया अच्छे से कि आपने जो गलतियां की है ना, 120 क्वेश्चन, यानी 120 नंबर नहीं, 60 क्वेश्चन जो आपने गलतियां की हैं, 90 आपने क्वेश्चन सही किए, तो 60 क्वेश्चन आपने किस लेवल के गलत किए हैं, किस टॉपिक के गलत किए हैं, किस चैप्टर से प्रश्न है। मैथ है तो कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से, रीजनिंग है तो कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर, यानी कि A to Z
60 प्रश्न अगर आपसे गलत हुए ना तो 90 पे काम करने की जरूरत नहीं है, जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो सही, उन 60 पे आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी जो आप गलत किए हो, तब ना जाके 150 में से 120 के आसपास पहुंचोगे। कोई भी टेस्ट लगाने का यही फॉर्मूला है कि मतलब जैसे सर आप कोई टेस्ट लगाते हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि टेस्ट जितना लगाने में टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम लगता है उसको एनालाइज करने में, एक एक क्वेश्चंस को देखना कहाँ कौन सी गलती रह गई। कभी ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो हम कर देते हैं, सही भी हो जाते हैं, लेकिन वो उसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो उन क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना होता है कि जो क्वेश्चन सही हो गए हैं उसमें से उन क्वेश्चंस को छांटना जो हमें नहीं आते थे बाई चांस सही हो गए हैं। ये बात सही कही है बिल्कुल। कोई तुक्का जिसे बोलते हैं तुक्का, आप क्वेश्चन देखे आपने तुक्का लगा दिया, जिसे आपको लग रहा है सिर्फ माइंड से कि ये सही है, आपने लगा दिया, फिर आप बेफिक्र हो गए। जी 90 क्वेश्चन हमारे टेस्ट में 100 क्वेश्चन सही हो गए, लेकिन आपके उसमें से 10 कुछ तुक्के में सही हुए हैं जो आपने तुक्का मारे हैं। तो जो तुक्का मारने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आपने उसमें मेहनत नहीं की है बस। अगर आप नहीं मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे फॉर्मूला था बट याद नहीं आ रहा है, तो कुछ कैलकुलेशन माइंड में करके लगा दिया और सही हो गया। तो ये होता है कि मतलब वहां पे क्या हमें फॉर्मूला जो है उसको क्लियर करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना, जिस कंसेप्ट उसके पीछे था। तो एक टेस्ट को एनालाइज करने का तरीका ये है बच्चों की, मतलब क्या कर सकते हैं, पहले आपने पूरा एक मॉक टेस्ट लगा लिया, मॉक टेस्ट में से आप 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस को छांट सकते हैं। एक क्वेश्चंस उस कैटेगरी के हो गए जो मतलब आपने गलती से सही कर दिए हैं, वो भी एक कैटेगरी होती है क्वेश्चंस की। दूसरी वो है जो आपने लगाए हैं लेकिन गलत हो गए, और तीसरी कैटेगरी है जो आपने लगाए ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको वर्क करना है, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट कैटेगरी पे पहले काम करना है, फिर सेकंड पे करना है, फिर थर्ड पे। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पहले जहां पे आपको प्रॉब्लम थी, जहां पे कंफ्यूजन थी, वो क्लियर हो गया। दूसरी आप मतलब जो गलत कर रहे थे उसको सही कर दिया। फिर तीसरा आता है सही, मतलब जो चीज आपने पढ़ी नहीं है वो चीज आ गई है तो उनको पढ़ सकते। तो अभी टाइम क्या है? अभी टाइम ये है कि पहले आप 2 कंसेप्ट, मतलब 2 जो स्ट्रेटेजीज है उन पे पहले वर्क करें, मतलब 2 गलतियां जो आपसे पहले हो रही हैं उन पे काम करें। फिर यदि टाइम मिलता है तो आप तीसरे पे काम करें। आप 2 पे ही काम कर लेंगे तो आप कट ऑफ के आसपास आराम से पहुंच जाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो फिर भाई आपको बात बता रहा, आप जी टेस्ट 50 लगा लो ना, कोई फायदा नहीं है अगर जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे। 50 मत लगाओ, आप टेस्ट सिर्फ 10 लगा के जाओ, लेकिन पूरा एनालाइज करके जाओ उसको अच्छे से कि आपकी गलतियां क्यों की है, टेस्ट में कैसी हुई हैं। और सबसे चीज अच्छी बात है कि मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बच्चे ज्यादा टेस्ट लगाते हैं उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रीजन ये कि उनके अंदर से डर निकल जाता है। अब बच्चे क्या एक लगा देते हैं, उसका एनालाइज कर लिए, उस पर काम करने लगे, चला 20 दिन उसी में गुजार दिए। आपने एक टेस्ट लगा लिया, 2-3 दिन में कवर करी होगी, पेपर पास आ गया ना। 6 महीने बाद पेपर आपने एक लगाया, उसको एनालाइज किया, पता चला 2 दिन की जगह 20 दिन आप उसको पढ़ रहे हैं। आप उसको 2 दिन पढ़ लीजिए, जो टॉपिक आपके रह गए उनको पढ़ लीजिए, फिर से फिर दूसरा लगाइए, फिर उस पर वर्क करिए। तो इस तरीके से आप मतलब प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कह रहा भाई आज से 20 दिन लगभग है, और 20 दिन में आप ज्यादा टेस्ट मत लगाओ, सिर्फ 5-6 टेस्ट लगाओ, लेकिन 5-6 टेस्ट अच्छे से लगा डालो। मतलब टेस्ट लगाओ, उसका 2 दिन एनालाइज करो अच्छे से, गलतियां हुई वो टॉपिक ढूंढो, यूट्यूब पे डालो, सब सही करो, है ना? आप सही कह रहे हैं, मतलब कम से कम 20 दिन में 5 तो कम से कम सेट लगा ही लेना चाहिए। 5 लगा के उनको पूरे अच्छे से एनालाइज करना और रिवीजन। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 20 दिन में 40 टेस्ट लगाएंगे, लेकिन 40 टेस्ट लगाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे। देखो टेस्ट में क्या होता है भाई ना, मैं बता रहा, टेस्ट मैंने देखा है जैसे कि RWA बहुत फेमस है, आपको पता है। RWA पे आपने टेस्ट दिया, आपके 180 नंबर आए। एक एग्जांपल दे रहा, आपने टेस्ट बुक पे लगाया, आपके 220 नंबर आए। आपने कोई एक बुक और ले ली, उसमें 200 नंबर आए। अब डिफरेंस क्यों आया? 180 नंबर फिर 220 हो गया। उसका मतलब है कि आपका डिपेंड करता है कि आपका जो मॉक टेस्ट में ना लेवल कैसा है, एग्जाम क्वेश्चन का लेवल कैसा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ये सब आपको तैयार करने पड़ेंगे A to Z। और वो आप कैसे कर सकते हो भाई? जो भी मॉक टेस्ट आप लगाओ उसका एनालाइज करके। सही बात है। सिलेबस वही है, देखो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कहीं भी जितने चैप्टर्स आप A to Z पढ़ लो, आपकी गलती नहीं हो सकती है। जीके की बात ऐसी भाई, देखो जीके फंस गई 30 कराओगे और नहीं फंसी तो 10 भी नहीं कर पाओगे। अब वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल यूपी में बहुत अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल अजीब तो क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसीलिए जीएस पे वर्क कर सकते हैं, टाइम है। मॉक टेस्ट से ही रिवीजन, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट सेट आप लगा लेंगे उतने में आपकी जीएस कवर हो जाएगी, उन्हीं क्वेश्चंस में जीएस कवर हो जाएगी जितने ज्यादा आप सेट लगाएंगे। अभी एक मैंने देखा यूपी SSC पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी जी ने लंगोट पहनना था कब से शुरू किया था ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। अभी ऐसे तो साला कौन बता पाएगा, मेरे को तो खुद नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे है ना कि मतलब जैसे 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसपे बच्चे बात करते हैं, मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे डाल दिए थे जिनपे जो कुछ नहीं कर पाए पेपर में वो बाद में इस पे बात करें, तो उस पे चर्चा करने कोई विषय है नहीं। और मेन चीज है कि जो उसके अदर्स क्वेश्चंस आए थे उन पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। फोकस करना वही तो चीज है भाई। देखो अगर
ऐसा प्रश्न डाल दिया जाएगा जो आपको नहीं पता है, तो शायद वो छोड़ देने बेटर। अधिकतर 95% बच्चे ना कर पाए, क्योंकि वो जीके का क्वेश्चन अलग ही लेवल का आ गया, यानी कि उसने ऐसी चीज, जीके ऐसी भी है, वो 38 क्वेश्चन ऐसे डाल दे भाई बना के, 38 में से कितना भी विद्वान बैठा दो वो 2 ही 4 कर पाए सही, इतना डीपली पूछ ले जाके। अकबर छोड़ो, अकबर की जो संतान है छोटी छोटी, फिर उन्होंने कौन से बर्फ किए, क्या बनवाया, ऐसे क्वेश्चन करेगा तो कहाँ आप कर जाओगे। नहीं तो 38 में यदि क्वेश्चन वो देता है तो कम से कम इतनी पॉसिबिलिटीज रहती है कि 20 क्वेश्चन तो ऐसे देगा कि मतलब कर सको आप, रेंडमली सभी कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने बस मेन चीजें पढ़ी है आपने, जी के आपको उसको प्रैक्टिस किया है आपने, उस पर टेस्ट लगाए हैं, अपने आप को टेस्ट किया है पहले ही पेपर से। आप पेपर से पहले आपको अपने आप को टेस्ट करके नहीं जा रहे तो कोई मतलब नहीं है, फिर आप जाइए और दे के चले आइए, सीधी सी बात है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत भैया करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मेहनत करिए। हिमांशु सर के साथ आपकी मुलाकात फिर हम करवाएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद। जय।